हमने पहले पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि हरड़ रसायन गुण वाली, तो उसका एक तरीका वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय में बताया था। अब भाव प्रकाश में भाव मिश्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हरड़ के सेवन से रसायन के गुण लेना चाहता है, वो ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार, ऋतु के अनुसार अनुपान करे। देखो अलग अलग समय के आचार्य हैं, वो कब हुए, ये कब हुए, अपना अपना अनुभव है जीवन का, है जी। जब मेरे जैसा साधारण सा मनुष्य अपनी दृष्टि से सोचने लगता है कि इसका ये अर्थ होना चाहिए, मुझे तो ये जचता है। अब जैसे मेरे पास जो श्रद्धालु हैं, यानी मैं जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं, उन्हीं से बात करता हूँ, और तो उनको समझ में आएंगी नहीं बातें, तो उनको मेरी बात समझ में आ जाती है। जैसे जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या अच्छे पढ़े लिखे हैं ना, फिर मैंने कहा इसके पीछे ये सिद्धांत, ऐसे मैं बताता हूँ लोगों को। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति इतना सोचता है कि ये चीज़ हम ऐसे करें, तो ये तो आयुर्वेद के कितने बड़े आचार्य हुए। तो पहले के आचार्यों से एक अलग चिंतन दिया इन्होंने कि हरड़ आप केवल औषधि के रूप में खाएं ना, खाएं चाहे औषधि के रूप में, लेकिन गुण रसायन वाला मिल जाए, ऐसा हर व्यक्ति चाहेगा ना। जैसे मैंने कहा ना, सफेद मिर्च, उसको रसायन बनाया मैंने। जो भी चीज, जैसे मैंने उनको हल्दी खिलाई, उनको क्या कहते हैं धनिया खिलाया, उनको रसायन बनाया। इस चीज में ऐसा इतने दिन ये करेंगे, उनमें रसायन गुण दे दिया, तो उसका लाभ हुआ मुझे। देखो मुझे आश्चर्य आया कि जी आपको ये रोग, तो मैं तो रोग नहीं पता था, मैं तो केवल ये था कि नेत्र ज्योति काम नहीं कर रही। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करना, फिर वो फोन आता था, करते रहते थे। तो ये तो बहुत तगड़े आचार्य हैं भाव मिश्र। तो वो क्या लिखते हैं, तो मैंने जो है, ये मेरे शब्द हैं, ये तो केवल ऋतु के अनुसार बोल रहे हैं कि इन ऋतु में ये करें। मेरा जो चिंतन क्या है आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद तब आपको समझ में आएगा जब आपको ज्योतिष समझ में आएगी। मैं ज्योतिष का व्यक्ति नहीं हूं, मेरी तो रुचि है। आयुर्वेद का भी मैं व्यक्ति कहाँ हूं, मैं तो महाविद्यालय में संस्कृत पढ़ाता था, लेकिन शास्त्र में रुचि है, तो इसलिए मैं पढ़ता, इसलिए मैं सिद्धांत बताता हूँ। औषधि तो किसी को बताता ही नहीं, सिद्धांत जीवन शैली बताता हूँ। तो मेरा जो चिंतन है, जितने भी मेरे व्याख्यान आप देखोगे, ऋतुचर्या ये वो सारा, मेरा एक ही चिंतन रहता है कि हम प्रकृति से बने। हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है। तो फिर हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? ये भूमि, ये सूर्य, ये चंद्र, और उसके बाद ये नक्षत्र, इनकी भूमिका ना सबसे अधिक जीवन में भूमिका किसकी है? भूमि की, यानी पृथ्वी की गति है, उसके अनुसार दिन और रात के अनुसार ये सब पृथ्वी कर रही है। फिर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य के बाद चंद्र का प्रभाव है, और फिर हमारी जो गैलेक्सी है, निहारिका है, आकाशगंगा है, उसमें जो नक्षत्र हैं उनका और कम प्रभाव, बहुत कम, सूक्ष्म। उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम जीवन जिएंगे ना, तो फिर सुखी हो। आयुर्वेद में मैंने जब पढ़ा, मैं देखता हूं ना, तो अपनी अपनी दृष्टि है, नहीं तो आयुर्वेद के बहुत लोगों से बात करता हूं, मुझे हर चीज ज्योतिष की दृष्टि से दिखती है, तो मैं उसमें वो दृष्टि दौड़ाता हूं। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये ऐसा कर दे। मैंने कई व्याख्याएं करी, व्याख्यान में आपने देखा, मैंने कहा उसमें ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, उस ऋतु में ये चीज कैसे खा सकते। मैंने कहा ना कि भाई वहां लिखा था गुड़ और शर्करा खांड के साथ खाएं, तो मैंने कहा कैसे खाएंगे हर ऋतु में, तो ये मेरी व्याख्या थी कि गुड़ के साथ उस ऋतु में खाएं और शक्कर के साथ उसमें खाएं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आचार्य ने तो नहीं लिखा था, तो मेरा ऐसा चिंतन, ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि देखो क्या लिखा, सिंधुत्थ शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़ई क्रमात् वर्षादेशु अभया प्राश्या रसायन गुणैसीना। अब आचार्य क्या लिखते हैं कि जो
रसायन गुण चाहता है कि हमें रासायनिक गुण प्रदान करे। कौन? अभया, हरित की, पथ्या, ठीक है, ये हमें गुण दे। तो क्या करे कि वर्षा आदि में, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है कि नहीं, उसके बाद हेमंत, उसके बाद शिशिर, फिर वसंत और ग्रीष्म, 6 ऋतु में क्रम से। कहते हैं उनमें आप इन चीजों के साथ सेवन करेंगे तो आपको रासायनिक गुण मिलेंगे। अब मैंने फिर उसमें राशियां ढूंढी, क्योंकि ऋतु किससे बनती है? ऋतु किससे बनती है? राशि के अनुसार बनती है। राशि किससे बनती है? सूर्य के अनुसार बनती है। सूर्य के पृथ्वी घूम रही, लेकिन हम लोक व्यवहार में क्या कहते हैं? सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। ऐसे ही लोक व्यवहार में हम क्या करते हैं? सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अब सूर्य उत्तरायण हो गया, अब सूर्य दक्षिणायन हो गया, अब सूर्य कहां चला गया? मकर राशि में चला गया। अब सूर्य कहां चला गया? मीन राशि में चला गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसा व्यवहार समझ में आने के लिए, जबकि ऐसा नहीं, विपरीत चीज। तो हम उसी व्यवहार पे चिंतन करते हैं। तो मैंने फिर ये राशियां निकाली ऋतुओं के अनुसार, ठीक है कि नहीं। तो यहां वर्षा से शुरू किया है, तो वर्षा ऋतु का मतलब क्या हुआ? उत्तर भारत के अनुसार या मध्य भारत के अनुसार, भारत का विंध्याचल, नर्मदा और ताप्ती के बीच का भाग लगा लो। केरल में तो 1 जून को मानसून आ जाता है, लेकिन वहां जहां भारत की कर्क रेखा जा रही है, मान लीजिए, ये मान लीजिए, वहां वर्षा ऋतु कब शुरू होगी? 20 जून के करीब पूरा पानी आ जाएगा मध्य भारत में। पश्चिम भारत में तो यहां जुलाई में आएगा। तो उस दृष्टि से लगा लो वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु कब होगी? जब सूर्य कर्क राशि में आएगा। 21 जून को सूर्य कहां आ जाएगा? कर्क राशि में आ गया। तो कर्क के बाद सिंह राशि, कर्क और सिंह 2 राशियों में सूर्य कहां रहेगा? ठीक है, वो वर्षा ऋतु होगी। अब इन्होंने यहां नहीं लिखा, अब मैंने आयुर्वेद को खूब पढ़ा है। उसके हर ऋतु में 6 ऋतुएं हैं और 6 रस हैं। आयुर्वेद के 6 रस हैं। तो वर्षा ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है? अम्ल रस प्रधान होता है। कौन सा रस प्रधान होता है? अम्ल रस प्रधान होता है। हमने वर्षा ऋतु में बताया कि जल अम्ल विपाकी हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल विपाकी हो जाता है। तो जब सूर्य कर्क और सिंह राशि में हो, वर्षा ऋतु हो, अर्थात अंग्रेजी के हिसाब से 21 जून से 21 अगस्त लगा लो, अनुमान बता लो, 1 आध दिन का इधर उधर फर्क हो गया, ठीक हो गया, 2 महीने। उस समय प्रकृति में क्या होगा? अम्ल रस की प्रधानता होगी। और प्रकृति से बना ये शरीर है, तो हमारे शरीरों में भी क्या होगी? अम्ल रस की प्रधानता होगी। तब हम हरड़ का सेवन करेंगे। तो ये सारा देख के करेंगे ना, उसी रस का तो प्रभाव है। तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए? सिंधु प्रदेश में जो उत्पन्न है, अर्थात सेंधव, सेंधा नमक, उसके साथ हरड़ का सेवन करेंगे। अब क्या होता है? सेंधा नमक, नमक समुद्री नमक और नमक है, 5 नमक है। समुद्री नमक सबसे निकृष्ट है। समुद्री नमक पित्त पैदा करता है। और यहां देखो, पित्त की ऋतु है, जल भी अम्ल विपाकी, पित्त संचित हो रहा है ना वर्षा ऋतु में, इसलिए अम्ल रस की प्रधानता होती है उसमें। तो उस समय क्या कहते हैं? किससे खाओ? सेंधे नमक के साथ हरड़ खाओ। बोलो। अब आम व्यक्ति तो सोचेगा ये क्या है? सेंधा नमक कटुक विपाकी नहीं है, मधुर विपाकी। जैसे हरड़ को क्या कहा? मधुर विपाकी। गर्म है और रुक्ष होते हुए भी, गर्म होते हुए भी मधुर विपाकी हरड़। तो ये इसलिए इसको कौन सा नमक कहते हैं? मीठा नमक कहते हैं। याद आओ लोगों में, नवरात्र में भी इस नमक का विधान है कि ये नमक सेवन करो। क्यों? शुद्ध है, सात्विक है और अम्ल पैदा नहीं करता। तो वर्षा ऋतु में आपने इसका सेवन करना है तो रसायन गुण मिलेंगे। अगली ऋतु कौन सी है? वर्षा के बाद शरद ऋतु, अर्थात 20 अगस्त से 20 अक्टूबर
अंग्रेजी की दृष्टि से अनुमान 1-2 दिन इधर उधर लगा लो, क्योंकि वो ये तो अलग गणना है ना, वहाँ अलग गणना है। तो उस समय क्या होगी, 20 अगस्त से सूर्य कन्या राशि में आ जाएगा। जैसे कनागत कहते हैं ना, कनागत हरियाणा में ये जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, पितृ पक्ष जो आता है, श्राद्ध, तो कनागत क्यों कहते हैं इसको, अभ्रंश है, कन्यायाम गत है, कन्यागत है, सूर्य कन्या राशि में चला गया तो कनागत, कन्यागत है सूर्य, सूर्य के अनुसार होता है, तो आश्विन मास आरंभ हो जाता है। ये मैं किसके अनुसार बता रहा हूं, सौर गणना के अनुसार, चंद्र गणना के अनुसार नहीं, ठीक है। तो ऋतुएं उसी के अनुसार बनती हैं, सूर्य के अनुसार। सूर्य के वर्ष अलग हैं और चंद्रमा के अलग हैं, तो उस समय शरद ऋतु आ जाएगी। और शरद ऋतु में क्या होगा, लवण रस की प्रधानता हो जाती है। किसमें, पूरी प्रकृति में। किसकी, लवण रस की। तो हम किसके साथ करें, शर्करा, खांड के साथ हरड़ का सेवन करें। किसके साथ करें, खांड के साथ। अर्थात सूर्य जब कन्या और तुला राशि में हो, तुला राशि में कब आ जाएगा, 23 सितंबर को आएगा, ठीक हो गया। जब भूमध्य रेखा पे सूर्य आ जाएगा, पहुंच जाएगा यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता हुआ, तो उस समय आ जाएगा। और उस समय शरद ऋतु चल रही होगी, कन्या और तुला राशि में शरद ऋतु, लवण रस प्रधान होगा। और लवण रस क्या करेगा, पित्त पैदा कर देता है। और शर्करा क्या करती है, पित्त को शांत करती है, खांड। और हरड़ क्या है, गर्म है, जबकि मधुर विपाकी तो है, लेकिन रेचक तो है, पित्त पैदा तो करेगी घर में। तो इसलिए उसके शर्करा खांड के साथ सेवन करें। कब, 20 अगस्त से 20 अक्टूबर, अंग्रेजी की दृष्टि से समझ लें तो ये लिखा है। आगे क्या कहा इन्होंने, लिखा सिंधुत शर्करा। आगे क्या लिखा है, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत में क्या कहा, शुंठी, सौंठ के साथ प्रयोग करो। हेमंत ऋतु यानी 20, 21, 22 अक्टूबर को, 22 को शायद सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाएगा। वृश्चिक और धनु राशि दो, और 20 नवंबर 21 नवंबर के करीब धनु राशि में आ जाएगा सूर्य। अर्थात वृश्चिक और जो धनु राशि है, अर्थात 20 अक्टूबर से 21 दिसंबर की रात को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, मकर राशि में आ जाता है, समझ गए। तो वृश्चिक राशि और धनु राशि वो हेमंत ऋतु होगी, और उस समय क्या होगा, मधुर रस प्रधान होगा। क्या होगा, और मधुर रस। और मधुर रस क्या करता है, कफ पैदा करता है। तो कफ को शांत करने के लिए क्या कहा, शुंठी, हरड़ के साथ शुंठी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुंठी का। देखो आचार्य ने केवल ये लिखा था, ऊपर लाइन लिख दी कि वर्षा ऋतु में सिंधुत, तो वर्षा आदि नाम मिली, क्रम से बता दिया। शरद ऋतु में शर्करा, हेमंत में शुंठी, और हेमंत के बाद शिशिर में पिपली, और वसंत ऋतु में शहद, और ग्रीष्म ऋतु में गुड़। इतनी कह दी खाओ। अब मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि ये क्यों कहा होगा, ये भी तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना। जब सिद्धांत समझ में आ जाएंगे तो फिर मेरी भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, फिर आप स्वयं करने लग जाएंगे कि चीज क्यों, स्वयं सोचने लग जाएंगे सिद्धांत। इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूं। तो क्या कहा, मधुर रस है, और मधुर रस होगा तो कफ पैदा करेगा। कफ संचित होता है हेमंत ऋतु में, आपको पता ही। तो वहां शुंठी, सौंठ के साथ करेंगे तो क्या होगा, कफ से संबंधित रोग नहीं होंगे, और ये लाभ होगा, रसायन का गुण देगा। उसके बाद हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आएगी, अर्थात 21 दिसंबर से, यानी 22 से लगा लो, 21 की रात को उत्तरायण हो जाता है। तो उससे लेके 20 फरवरी तक, यानी 20-20 बताता हूं ना मैं इसलिए कि गिनने में आसानी रहे। तो फरवरी तक क्या होगा, सूर्य मकर राशि में आएगा, उत्तरायण होगा, और फिर कुंभ 21-22 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएगा, और शिशिर ऋतु 2 महीने की होगी। उस समय प्रकृति में क्या होता है, तिक्त रस प्रधान होता है। क्या होता है, तिक्त रस। तिक्त समझते हो, नींबू वाला कटुक रस ना, तिक्त रस जिसे आप कड़वा कह देते हो, हैं, तो वो होगा। उसमें पिपली, कणा लिखा है, पिपली, पिपली समझते हो, काले से लंबी सी जो होती है, पीपल कहते हैं उसको, मग भी कह देते हैं कुछ लोग, पहले व्याख्यानों में चर्चा की है। उसके साथ सेवन करना
चाहिए। क्यों? शिशिर ऋतु में भी शीतलता होती है, बहुत ठंड होती है। मेघ मारुत वर्षजम, बादल हो रहे होते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और वर्षा होती। बादल, हवा और वर्षा, उसकी ठंड हो जाती है शिशिर ऋतु में। पश्चिमी चक्रवात आ जाते हैं, हमने देखा होगा जनवरी में कितनी ठंड चलती है, फरवरी में बोलो अंधड़ आता है, ये आता है, तो ऐसा हो जाता है। अंधड़ का मतलब खूब तेज हवाएं चलती हैं, तो पिपली के साथ सेवन करेंगे। अब आता है उसके बाद वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का मतलब क्या हुआ? 20 फरवरी से 21 फरवरी से बोलो अप्रैल तक, 20-21 अप्रैल तक, ठीक है, ये वसंत ऋतु होगी। वसंत ऋतु में क्या होगा? कौन सी राशि होगी? मीन और मेष। मेष राशि में सूर्य दक्षिणायन से, दक्षिण से उत्तर की तरफ आकर के भूमध्य रेखा पे आ जाएगा मेष राशि में, यानी 23 जून को ना मार्च को सूर्य कहाँ जाता है? भूमध्य रेखा पे आ जाता है। उधर 23 सितंबर को होता है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक ही चीज है, चाहे वो पढ़ाएं, सूरज और पृथ्वी तो मेरी और आपकी बनाई हुई है, न अंग्रेजी की न संस्कृत की, वो तो यथार्थ है। तो क्या कहा? मीन और मेष राशि में जब सूरज होगा, यानी 20, 21 या 22 बोलो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 2 महीने वसंत ऋतु रहेगी। और वसंत ऋतु में क्या होता है? कफ की प्रधानता होती है शरीरों में। कफ न प्रधानता नहीं, कुपित होता है। प्रधान तो हेमंत और शिशिर में होता है, कुपित होता है। और कफ कुपित होगा तो क्या होगा? शहद। कफ को शमन करने वाली चीजों में सबसे उत्तम कौन है? शहद है। तो शहद के साथ क्या लेंगे? हरड़ लेंगे। और प्रकृति में उस समय कषाय रस होता है, ठीक है, तो मधु के साथ वो लेंगे। अब अंतिम ऋतु वर्षा से पहले कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब होगी? यानी 20-21 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक। 22 जून को सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी, कर्क राशि में सूर्य आ जाएगा। तो ये कौन सा? वृष और मिथुन 2 राशियां हैं। इन 2 राशियों में जब सूरज रहता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। और उस समय कटुक रस प्रकृति में प्रधान होता है। कटुक रुक्ष, जैसे मिर्च है, रुक्षता ही रुक्षता सब चले। उस समय गुड़ के साथ लिखा है कि आपने हरड़ को लेना है। यहां मुझे, अब आचार्य ने लिखा है, मैं तो उनके सामने पैर की धूल भी नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इस ऋतु में गुड़ गर्म होता है और ग्रीष्म ऋतु गर्म है, हरड़ भी गर्म है, तो क्यों कहा? समझ में नहीं आया। कभी कहीं अध्ययन में आएगा या किसी उत्तम आचार्य से भेंट होगी तो अपनी शंका का समाधान करूंगा। लेकिन आचार्य ने कहा कि भी उस समय गुड़ के साथ हरड़ का सेवन करें। लेकिन ये जरूर है कि ग्रीष्म ऋतु रुक्ष है और हरड़ भी रुक्ष है, और गुड़ क्या है? गर्म तो है लेकिन तरलता बहुत देता है, शरीर को पुष्टि बहुत देता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? आप देखो 20 अप्रैल से 20 जून क्या होगा? रुक्षता ही रुक्षता, सब जगह सब कुछ सूख जाएगा, शरीर भी सूख जाते हैं, धातुएं सूख जाती है। आयुर्वेद में आता है ना, ग्रीष्मे पे पिएते रही मयूखई जगत सारम, ग्रीष्मे पे पिएते रही। ग्रीष्म काल में अपनी मयूखई किरणों से जगत के सार को पे पिएते, पीता रहता है, पीता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसे मनुष्यों की सब स्थिति हो जाती है, तो धातुएं कमजोर क्षीण हो जाती हैं। गुड़ धातु पुष्ट करने में बहुत अच्छा है। बस मेरा तो इसमें यही संदेह है कि गर्म होता है, लेकिन हो सकता है कि गर्मी का कम आचार्य को अपेक्षित हो और शरीर की पुष्टि तरलता वो आचार्य को अधिक अभिष्ट हो, तो इसलिए शायद कहा होगा। तो जो कहा कि जो रसायन गुण लेना चाहता है हरड़ का, वो इन ऋतुओं में सूर्य की इन अवस्थाओं में इन पदार्थों के साथ सेवन करें तो उनको हरड़ के रासायनिक लाभ होंगे। ओम शांति शांति शांति।